नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से लगातार आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे थे। इसी क्रम में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका आज पहला लेक्चर होगा मेरे दोस्तों। आगे हम इस चैप्टर में बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी कुछ वीडियोस इस पे अपलोड हो रही हैं ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 दिया है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस या वंशागति का मतलब आप समझते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैरेक्टर्स का जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाना, वही क्या है, वंशागति। लेकिन विविधता का सिद्धांत क्या कहता है, यानी वेरिएशंस का सिद्धांत क्या कहता है कि वेरिएशन कैसे जा रहा है और कैसे कोई नई वैरायटी पैदा हो रही है, इसकी चर्चा होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक पर। अब इसमें आनुवांशिकता क्या है, आप जानते हैं कैरेक्टर्स का, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ बात है किसकी, यहाँ बात है विभिन्नताओं की, तो थोड़ा उनकी बात करेंगे। देखिए, पहले देख लीजिए यहाँ आनुवांशिकता तथा विभिन्नताएं जनकों से वंश परंपरागत लक्षणों को वंशागत से प्राप्त करने पर उनकी संतानें कभी कभी अपने जनकों या माता पिता या आपस से पूर्णतः समान नहीं होती। इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं, जिससे कि प्रत्येक संतान अपने अलग व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी को प्रदर्शित करती है। मैं कहता हूं बार बार कि एक ही माता पिता की सारी संतानें समान नहीं होती हैं, तो उनके पीछे जो कारण है उनकी बात यहां हो रही है। विभिन्नताएं कार्यिक या दैहिक, वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये वंशागति नहीं होती है, ये वंशागति नहीं होती। कौन सी वंशागति भाई? अगर रहन सहन है, पालन पोषण है, ये सारी कैरेक्टर्स के बेसिस पे नहीं जाते हैं। होता क्या है, आनुवांशिकी या जन्नकी विभिन्नताएं क्या है भाई? जीवों के जीनी संरचना में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करती हैं, वंशागत करती हैं। कहने का मतलब बस इतना है मेरे बच्चों कि यहाँ आप देखेंगे, कह रहा है कि जो विभिन्नताएं जीन के स्तर पर हो जाती हैं, जेनेटिकली हो जाती हैं, वो तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती हैं और परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स का, जैसे कि वातावरणीय दशाएं हुए, पालन पोषण हुआ, रहन सहन हुआ, तो यह जो है जेनेटिकली नहीं है, तो ये ट्रांसफर होती नहीं, आप जानते हैं। तो जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, जीन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, वही क्या है, ट्रांसफर होते हैं। आगे देखिए, फेमस साइंटिस्ट जो मेंडल साहब थे, इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में बताया। इसी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को इसे मतलब कि जेनेटिक्स का फादर ऑफ कहा जाता है। दिया गया है, ने मठ में रहकर 1857 में मटर, जिसे आप पाइपसम सटाइवम कहते हैं, वैसे मीठी मटर लिखता या बागान उद्यान मटर लिखे तो और अच्छी बात, के बीज एकत्रित करके उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया। 1864 में लगभग 7 से 8 वर्ष उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। उसके बाद जाकर के रिजल्ट दिया है जो आपको आज दिखाई दे रहा है। अपने प्रयोगों की उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जो सभा है 1865 में, उसके सामने रखा। इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को सोसाइटी ने पत्रिका में सन 1866 में प्रकाशित किया और हेडिंग क्या थी, पादप संकरण की प्रयोग, इस नाम से प्रकाशित किया। तो ध्यान देना है,
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वर्ल्ड लेवल पर एक साइंटिफिक संस्था है जो मैगजीन इस तरह के निकालती है और तमाम ऐसे वर्क साइंटिफिक हैं जो यहाँ से होते हैं। तो एक तरह से अथराइजेशन देता है और यहाँ से साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, नए खोजे होते हैं, उनसे रिलेटेड मैगजीन्स या पत्रिकाएं यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, आपके समझाने के लिए आगे बढ़िए बच्चों। मेंडल के सिद्धांतों में प्रयुक्त शब्दावली। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका कुछ पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, कुछ उसकी शब्दावलियां होती हैं। उसी तरह जेनेटिक्स एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस हो गई है प्रेजेंट में, है ना, उसमें भी तमाम ब्रांचेज हो गई हैं। अब उनके कुछ टर्म्स हैं, उनकी बात यहां थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला है संकर, हाइब्रिड। ये क्या है? जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उसमें उत्पन्न हुई संतानों को हम संकर कहते हैं। यह जो प्रोसेस होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। जो उत्पन्न होगा तो संकर, और प्रोसेस क्या कहलाएगी? संकरण कहलाएगी। अगला जो टॉपिक है दूसरा, देखिए क्या है वर्ड? एलील या एलिलोमार्फ। बहुत बात पूछा गया है कि एलील या एलिलोमार्फ है क्या। आप क्वेश्चन बैंक में देख पाएंगे, सारे शब्दावलियां एक विस्तृत रूप से आपको समझाई गई हैं, आप वहां समझ सकते हैं। एलील या एलिलोमार्फ में क्या है? विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील्स कहते हैं। यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपस में विरोधी लक्षण वाले हैं। ये लंबाई के लिए है, टालनेस के लिए, ये डॉर्फनेस के लिए है, स्मॉल टी डॉर्फनेस के लिए है। तो जब आपस में रहते हैं तो इन्हीं को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। पौधों की लंबाई के लिए लंबा बौना, बीज के लिए गोल झुर्रीदार, पुष्प के लिए लाल और सफ़ेद। तो इस तरह से जब विरोधी कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी पेयरिंग होती है, तो आप उसे क्या कहेंगे? उन्हीं को आप नाम देंगे क्या? एलील या एलिलोमार्फ। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। जब विपरीत लक्षणों के संकर क्रॉस से उत्पन्न पहली संतानीय पीढ़ी में प्रकट एक लक्षण प्रभावी डोमिनेंट, दूसरा छिपा हुआ लक्षण क्या होता है? अप्रभावी होता है। यानी फर्स्ट जनरेशन में जब आप किसी ऑब्जर्वेशन में हैं तो उसमें देखिए वह लक्षण जो कि दब जाए, ना दिखाई दे। जैसे इसमें देखिए ये जो है दिखाई दे रहा है, टालनेस कैरेक्टर शो कर रहा है, तो जो लक्षण दिखाई देगा वो डोमिनेंट होगा। इसी को दोस्तों कहते हैं प्रभावी। लेकिन जो दिखाई नहीं देगा वो क्या होगा? रिसेसिव। इसी को क्या कहते हैं? अप्रभावी। है ना? आगे दिया है क्या दिया है देखिएगा, एक संकर संकरण। तो हमने आपको आगे क्लास 10th में भी मैंने बताया था, यहां भी देख लीजिए। एक संकर संकरण का मतलब जब जो है एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के क्रॉसिंग कराई जाती है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो हो रहा है वह एक जोड़ी लक्षणों के साथ रख करके हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दिया है देखिए, विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए जो है संकरण जो होगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। वहीं डाई हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ दो विपरीत जोड़े होंगे कैरेक्टर्स के। जैसे देखिए अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे आएगा। ठीक है, एक लक्षण है, एक जोड़ी लक्षण। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर हम ले लें लंबाई और साथ ही साथ कलर ले लें और दोनों के अपोजिट कैरेक्टर हों, पेयर हों, दो जोड़ी लक्षण हों, तो इस तरह का जो क्रॉस मिलेगा हमको, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस की बात को थोड़ा समझिएगा। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस का मतलब अगर कोई पेरेंटल जनरेशन है या हिंदी में जानना चाहे तो कह दे पैतृक पीढ़ी, है ना, पैतृक पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी है, उसका जो रिप्रोडक्शन है उसकी नई वाली जो पीढ़ी है उससे हो जाए, न्यू जनरेशन, या इसी को आप कह सकते हैं क्या, संतति, उससे हो जाए। और अच्छे से आप समझ लीजिए, क्या अगर आपकी मैरिज जो है आपके मम्मी के एज की किसी महिला से करा दिया जाए तो आप अपने जनरेशन में बैक चले गए, पीछे चले गए। इस तरह की जो क्रॉसिंग हो गई वो क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? बैक क्रॉस कहलाएगी। देखिए यहां दिया है वह संकरण जो संकरण संतत तथा उसके जनक, देखिए संतत तथा उसके जनक माता पिता के मध्य कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। तो हमने समझाने के लिए वो टर्म दिया था मेरे बच्चों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगले कुछ कैरेक्टर्स यहां दिए गए हैं, देखिए एक गुण संकरण पर आधारित मेंडल के विचार। मेंडल क्या विचार थे उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में समझाया बताया गया है। देखिए दिया गया है आनुवंशिकी के कारक फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जीवों में प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के लिए एक एकक कारक यानी यूनिट फैक्टर होता है। इनको बाद में जीन कहा जाता है। युग्मक में सभी लक्षणों के लिए एक एक ही कारक का निष्कर्ष निकाला, यानी एक एक कारक के बारे में ही उन्होंने क्या किया? निष्कर्ष पर काम किया या निष्कर्ष निकाला। प्रभाविता या अप्रभाविता, डोमिनेंसी या रिसेसिव वाली बात। प्रत्येक लक्षण के विपरीत तुलनात्मक रूप से कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी एक लक्षण के लिए शुद्ध नस्ली जीवों में इस लक्षण के दो ही कारक समान होते हैं। दो विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण क्या होता है? रिसेसिव या अप्रभावी होता है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इसके आधार पर हम प्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ते हैं। यानी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे, वही दोस्तों प्रभावी होंगे, बाकी अप्रभावी होंगे। ठीक है, आगे दिया है वियोजन या पृथक्करण सेग्रीगेशन। अगला नियम थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहां मेरे बच्चों। प्रभाविता का नियम अपने लैंग्वेज में, मान लीजिए आपके भैया और आप साथ पे हो और आप क्या करते हो? गुटखा या पुकार का कोई पैकेट यूज करते हो, है ना। अब भैया बड़े हैं साथ में तो आप तो पुकार खाओगे नहीं, गुटखा खाओगे नहीं, ठीक है, साथ में रहोगे। तो बड़े भैया की आपके ऊपर क्या है? डोमिनेंसी या प्रभाविता है। लेकिन जो ही भैया अलग हों क्या करेंगे आप? दुकान दिख गई तो अपना जो है काम कर जाएंगे और आप क्या करेंगे? पैकेट ले लेंगे। ठीक है, तो जब तक भैया थे तब तक आप उनके प्रभाव में थे, उनका कैरेक्टर डोमिनेंट, आपका रिसेसिव हो गया था। जो ही वो अलग हुए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण यही कहता है अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता, साथ में भले ही ना विकसित हो, किंतु यह पूर्वत शुद्ध रहता है। जब अप्रभावी लक्षण का कारक प्रभावी लक्षण के कारक से पृथक होता है तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। इसी आधार पर पृथक्करण या वियोजन के सिद्धांत थ्योरी का क्या किया था? प्रतिपादन किया गया था।
इसे थ्योरी ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी नाम दिया गया था। ये सब विचार जो है मेंडल साहब की तरफ से है, जो कि यहां आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, अब जो है आपसे एक दो बार पूछा गया है कि अनुवांशिकता के भौतिक आधार क्या है सिद्धांत के, है ना। तो सिद्धांत के कुछ भौतिक आधार भी आपको मिल जाएगा यहां, उसको भी हमने यहां सेलेक्ट किया है। थोड़ा देखें, आनुवांशिकता के सिद्धांत तथा भौतिक आधार। पहला है आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। ये क्या कहता है? मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद आनुवांशिकता के नियम बनाए गए। उस समय भी गुणसूत्रों की संरचना तथा कार्य का ज्ञान नहीं था। इस दिशा में कई वैज्ञानिकों ने खोज के बाद 1888 में वाल्डेयर ने इस सूत्रवत संरचना का क्या किया, यानी जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, का नाम दिया। यानी वाल्डेयर साहब ने उस संरचना को बताया जो कि जिम्मेदार थी जेनेटिकली, वो था क्या? क्रोमोसोम। आगे देखिए, मेंडलीय आनुवांशिकता में कारक या फैक्टर व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार में अनेक समानताओं के आधार पर 1902 में अमेरिकी वैज्ञानिक W.S. सटन तथा T.S. ओरवरी ने स्वतंत्र रूप से क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी प्रतिपादित किया था। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? W.S. सटन साहब, इसे याद रखेंगे। क्या बताया इन्होंने? प्रजनन के समय जनकों के दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तथा फिर नर व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट बना मेरे बच्चों, कैपिटल टी एक, दूसरा स्मॉल टी, और बाद में अगर ये मेल है ये फीमेल है तो यहां भी यही बात होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें से किसी का आपस में फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन के बाद ही क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। आगे दिया है, इनकी संख्या द्विगुणित हो जाती है। जो ही फ्यूजन हो जाएगा द्विगुणित हो जाएंगे, उससे पहले n कंडीशन रहेगा और जब मिल जाएंगे तो 2n हो जाएगा। जाइगोट में समजात गुणसूत्रों के दोबारा संयुग्मन का अनुमान लगाया गया है कि गुणसूत्र ही मेंडल के आनुवांशिक कारक हैं। इसी आधार पर सटन ने सन 1909 में वंशागति का गुणसूत्रीय जो मत है वह प्रस्तुत किया था। तो यहाँ देखिए, जो थ्योरी दी गई थी सटन के द्वारा, वंशागति का गुणसूत्रीय मत, वह जो है इसी के बेस पे था। उम्मीद है यह बात क्लियर हुई होगी आपको। देख लें मेरे बच्चों, अब देखिए जीन्स का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। कुछ में क्या होता है, साथ साथ रह करके जीन अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, है ना, जो कि यहां दिया गया है कोडोमिनेंसी। कहीं कहीं क्या होता है, आधा ही प्रभाविता दिखाई देती है, कहीं प्रबलता के बेस पे प्रभाविता दिखाई देती है। तो कुछ पॉइंट हैं, इनको यहां देख लीजिए। जैसे सह प्रभाविता क्या होता है? कोडोमिनेंस। प्रथम पीढ़ी में नर व मादा के दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात मिश्रण नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। यह मध्य लक्षण नहीं होता जैसा कि अपूर्ण प्रभाविता में देखा जाता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब प्रभाविता पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकेगी, ठीक है। जैसे लाल और सफेद पौधे का आपस में संकरण हो और होने वाला पिंक हो जाए, तो क्या हुआ? दोनों में से किसी का कैरेक्टर नहीं हुआ, अप्रभावी हुआ। या कह दें यहां कोडोमिनेंसी की बात आ जाएगी, है ना। मवेशियों में आवरण के रंग जीन्स के
सह प्रभावी होते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्गों की जो वंशागति है इसी प्रकार से होती है, यानी कैसी डोमिनेंसी उसमें होगी, कोडोमिनेंसी होगी। अब बात करेंगे प्रबलता या एपिस्टैटिस क्या होता है। अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित दो स्वतंत्र जीन जो एक दूसरे की क्या करेंगे, युग्म विकल्पी नहीं होते हैं, जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये तो आपको क्लियर होगा। जो जीन दूसरे जीन को प्रभाव को छिपा लेते हैं उनको प्रभावी या प्रबल जीन या एपिस्टैटिस कहते हैं। एपिस्टैटिक जीन कैसे जीन है भाई, इनको प्रबलक जीन नाम देते हैं। ये वो जीन है जो प्रभावी है, अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, लेकिन जो प्रभावी नहीं है, नहीं शो कर पाते, जिन जीन का प्रभाव छिपा रह जाता है उसे यहां अप्रभावी होना चाहिए बच्चों, अप्रभावी या अवलक जीन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। तो दो तरह के जीन मिले, एक एपिस्टैटिस मिला मेरे बच्चों, एक हाइपोस्टैटिस। संपूरक जीन क्या होते हैं, वंशागति में एक प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे प्रभावी जीन की आवश्यकता होती है ना। एक प्रभावी जीन बिना दूसरे के अपने आप को नहीं एक्सप्लेन करता, इसी को कहते हैं क्या, संपूरक जीन्स। इन्हें क्या कहेंगे, संपूरक जीन, जो पूरा करने वाला हो। संशोधित या सहयोगी जीन्स क्या है भाई, युग्म विकल्पी, यानी एक साथ जब जीन्स के जोड़े हों, जीन्स की जोड़ियां काम करती हैं, इनमें प्रत्येक जोड़ी के प्रभावी जीन का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, किंतु दोनों जोड़ियों के प्रभावी जीन्स साथ साथ होने पर एक नया लक्षण या अव्यक्त हो जाता है। ऐसे जीन्स सहयोगी या संशोधित जीन होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। बुक्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी मेरे बच्चों, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ा है तो यहाँ भी स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 10th जैसा नहीं है। बात करेंगे बच्चों म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, ह्यूगो डेविज का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था, अचानक होने वाले चेंज या अचानक जो चेंज दिखाई देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा लक्षण जो आपके दादा दादी परदादी या फिर कह दें पापा मम्मी में नहीं था, वो अचानक आप में दिखाई दे दे, वो लक्षण आया कहाँ से, वही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन के थ्रू आने वाला लक्षण या म्यूटेशन के बेसिस पे आने वाला लक्षण कहलाता है। देखिएगा, अचानक होने वाला परिवर्तन जो जीन्स में होता है तथा बदलते हुए लक्षणों को अगली संतति में ले जाता है, आगे दिया है, उत्परिवर्तन कहलाता है और छोटी छोटी विभिन्नताएं पैदा करता है। वास्तविक उत्परिवर्तन उन्हीं उत्परिवर्तनों को कहना चाहिए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कायिक या दैहिक कोशिकाओं में किसी विशेष प्रभाव में होने वाला परिवर्तन दैहिक उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहेंगे, जननिक। यानी अगर शरीर में कोई परिवर्तन आपके आ जाए तो उसको आप दैहिक परिवर्तन कहेंगे। आपके शरीर में होने वाला परिवर्तन दैहिक परिवर्तन होगा मेरे बच्चों। लेकिन अगर जो है परिवर्तन इस प्रकार का है कि जीन स्तर पे हो जाए, वह प्रभाव जीन में दिखाई दे
और अगले पीढ़ी में, जनरेशन में जाने की कैपेबिलिटी रखे, क्षमता रखे, तो वो क्या कहलाएगा? जननिक उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। जो वास्तविक और आनुवांशिक उत्परिवर्तन होते हैं, इन उत्परिवर्तनों को दो प्रकार का नाम माना जाता है। कौन कौन सा? जीनी उत्परिवर्तन, जिसे आप बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा गुणसूत्री उत्परिवर्तन। आगे दिया है लिंग विभेदन तथा लिंग निर्धारण। कैसे किसी जीव का लिंग निर्धारित होता है, इसकी भी चर्चा आप में दी गई है। क्लास 10th में भी ये बात आप पढ़ करके आए हैं। प्रत्येक उच्च श्रेणी के एक लिंगी जंतुओं में प्रायः नर व मादा सदस्यों की शारीरिक संरचना, गठन एवं कार्यकी तक में अंतर होता है। इसे लिंग विभेदन या लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नाम देते हैं। मेल फीमेल जो है अलग तरह से स्ट्रक्चरली होंगे, यही क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, या आप कह सकते हैं लिंग विभेदना है या लिंग विभेदन है। ठीक है। देख लीजिए मेरे बच्चों, आगे दिया है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। मैकलंग यमसी क्लंग, जो कि 1902 में थे, मैकलंग साहब अपना प्रयोग करने वाले, उन्होंने क्या बताया? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। साइंटिस्ट का नाम है यमसी क्लंग। इन्होंने बताया क्या? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। प्रस्तुत किया। और इसमें क्या उन्होंने बताया? संतानों का लिंग लक्षण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है और अन्य आनुवंशिक लक्षणों की भांति मेंडलीय नियमों का क्या करता है? पालन करते हुए वंशागत करता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने एमसी क्लंग साहब ने बताई थी लिंग निर्धारण गुणसूत्र में, कि जो है, जो संतति लिंग लक्षण है वह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। पहली बात बताई। दूसरी बात इन्होंने कही कि यह मेंडलीय जो नियम है, यानी मेंडल साहब ने जो नियम दिए हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आगे मेरे बच्चों, मानव में गुणसूत्र, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चों, जिसमें से 23 जोड़े क्या होते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े में से, जिनमें से 22 जोड़े क्या है? अलैंगिक गुणसूत्र हैं, तथा एक जोड़ी क्या है? लिंग गुणसूत्र है। नर में लिंग गुणसूत्र विषम युग्मी यक्स होता है, एक्स वाई होता है, किंतु मादा में यही क्या होता है? समरूपी या यक्स होता है। थोड़ा इसको देख लीजिए। 2n क्रोमोसोम संख्या होती है, जिसको आप 46 नंबर में या 23 पेयर में नाम देते हैं। हो गया यहां तक बात। आगे अब इनमें से क्या होता है? 22 जोड़े समान होते हैं। जो 22 जोड़े समान होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरा जोड़ा या तो यक्स वाई होगा या तो यक्स होगा। तो यक्स वाई होगा तो मेल और यक्स वाई होगा तो फीमेल। जो बॉडी है उसका निर्माण होगा, यानी एक लड़का बनेगा, एक लड़की बनेगा। यम क्या है? मेल है,
एफ क्या है, फीमेल। आगे देखिए मेरे बच्चों, जब किसी जीव जाति में उपस्थित संपूर्ण गुणसूत्रों के संपूर्ण या समुच्चय के लक्षणों को आकारिकी के आधार पर गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप नाम देते हैं। कैरियोटाइप क्या है भाई? किसी जीव जाति में उपस्थित संपूर्ण गुणसूत्रों, जो संपूर्ण गुणसूत्र होगा किसी जीव जाति में, उनका जो समुच्चय बनेगा उसी का क्या कहेंगे आप, गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप नाम देंगे। आकार की आधारों के पर उन जीवों को भी पहचाना जा सकता है जो सिमिलर तरह के हैं। इंडियोग्राम क्या है भाई? एक निश्चित पैमाने पर दर्शाया गया एक आरेख है जिसको इडियो कैरियोटाइप की पहचानने पर गुणसूत्रों के समजातीय जोड़ों को लंबाई के गिरते हुए क्रम की व्यवस्था में प्रदर्शित करता है। वहीं देखिए, मानव के अनुवांशिक विकार प्रायः दो प्रकार के होते हैं, मेंडली तथा गुणसूत्री विकार। पहला तो है मेंडली, दूसरा क्या है, गुणसूत्री विकार। विकार यानी होता है कमी मेरे बच्चों। अगर हम मेंडली विकार की बात करें तो एक सिंगल जीन जो होता है उसमें उत्परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होते हैं ये, और मेंडली सिद्धांत के अनुसार ही संतति में पहुंचते हैं। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा है, वंशागत होते हैं इनको किसी भी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। इनके उदाहरण हैं हीमोफीलिया, दात्र कोशिका, अरक्तता, वर्णदानता, फेनिल क्लिप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि। ये ऐसे कुछ हैं लक्षण जो कि सिंगल जीन के बेस पे मेंडल के नियम मानते हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं या गति करते हैं। अब बात आती है मेरे बच्चों रुधिर आधान की। ब्लड कैसे डोनेट होता है, या मम्मी पापा से बच्चे में जो ब्लड बनता है वो किस आधार पर बनता है, इसको पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मदर है, मदर, ये है फादर। इनके पास जो जीन है ब्लड के लिए वो मान लीजिए IA था, यानी इनका जो ब्लड ग्रुप था वो A था, ठीक है। तो इसका जीन इन्होंने यहां ये बना दिया IA, ठीक है। वही जो फादर हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो B है, तो इनका जो जीन बनेगा वो IB ये बनेगा। तो अब कह रहा है होने वाले संतान में कैसा लक्षण आएगा, कैसा ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए चेकर बोर्ड के आधार पे मेरे बच्चों, आपको पता है कि इसको चेकर बोर्ड कहते हैं, और इसको किसने दिया था मेरे बच्चों, आपसे बताया था, पुनेट स्क्वायर साहब ने दिया था, ठीक है। यहां देखिए, लिखिए IA ऐसा कर लीजिए, हाँ यहां लिखिए IA, यहां लिखिए IA, ठीक है। यहां लिखिए IB, यहां लिखिए IB। एक तरफ मदर का, एक तरफ फादर का। अब जब जीन देखेंगे आप तो ये देखिए कैसे बन रहा है, IAIS, यहां क्या होगा IAIB, यहां देखिए IAIB, यहां देखिए IAIB, यहां देखिए IAIB। अब IAIB यह स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है जो कि AB ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहां मिक्स ब्लड ग्रुप आ गया, जो कि मेंडल का जो नियम है उसी के अनुसार क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता है। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों। बर्नस्टीन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 24-25 में 1924-25 में
पता किया कि मानव के लिए रुधिर वर्ग मेंडन के नियमों के अनुसार ही गति करते हैं या मूव करते हैं, किंतु उसके आधारभूत जो कारक यानी फैक्टर है, इनके सिद्धांत थोड़ा हटके, गुणसूत्र एलीलवाद, जिसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इस प्रकार की वंशागति 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अथवा एलील्स पर निर्भर करती है। ठीक, आगे देखिए, रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करने वाला जो प्रतिजन है, एंटीजन है, तथा उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए 3 जीन्स होते हैं। पहला क्या है, ए अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए IA, प्रतिजन बी लिख रहे हैं होगा तो उसके लिए IB, तथा दोनों प्रतिजन उपस्थित होने की स्थिति में IO होगा। इस प्रकार एक मनुष्य में इनमें से कोई 2 अथवा एक ही प्रकार के जीन्स का जोड़ा, जिसे आप समजात गुणसूत्र के रूप में देखते हैं, निश्चित लोकाई में उपस्थित होता है, किंतु समष्टि होता है समूह, पॉपुलेशन के ग्रुप को, में जो तीसरा जीन भी है, जो तीनों जीन्स की उपस्थिति है, इस प्रकार है। इस प्रकार रुधिर वर्गों की जो वंशागति है उसको जीन पूल कहते हैं। यह निर्भर किस पे करता है, समष्टि या वंशागति पर निर्भर करता है। अब देखिए, IA IB सह प्रभावी है, यानी को डोमिनेंस है, एक साथ मिलकर के जाते हैं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, किंतु जीन I0 अन्य दोनों जीन्स के लिए अप्रभावी होता है, यानी एक साथ में प्रभावित होगा, दूसरा क्या है, अप्रभावित होगा। अतः किसी मनुष्य के रुधिर वर्गों के लिए जीन्स की रचना कुछ इस तरह की तालिका के आधार पर आप कर सकते हैं। तालिका आपको दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा मेरे बच्चों। एक 60 नोट जो हमको आपको यहाँ समझाने का मौका मिला, उससे हम आपको यह स्पष्ट करना चाहे कि ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी पेरेंट्स में मदर है तो उसका I है एक जीन, या मान लीजिए O है, IO। वहीं फादर हैं तो उनमें ब्लड ग्रुप A है। इस कंडीशन में क्या होगा, I0 या IO कहते हैं, IA। अब देखिए यहाँ IA IO IA। अब एक प्रश्न आएगा कि आखिर ब्लड ग्रुप बनेगा क्या। तो यहाँ देखिए दिया गया है IA तथा IB साथ में प्रभावित कोडोमिनेंट हैं। वहीं देखिए दिया है किंतु जीन I0 अन्य दोनों जीन्स के लिए अप्रभावी हैं, यानी अगर कहीं IA I0 या IO है तो जो A वाला है वो ब्लड ग्रुप तो बन जाएगा, वो इस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो यहां ब्लड ग्रुप क्या बनेगा मेरे बच्चों, A बनेगा। क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए मेरे बच्चों। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है कि मदर का ये है, फादर का ये है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपको बताना है। इस तरह से मेरे बच्चों इस क्लास में हम आपने जो लेक्चर देखा उसमें एक अच्छा टॉपिक लेकर के रिवीजन किया। आप चैप्टर्स को क्वेश्चंस बैंक के बेसिस पे भी रिवाइज कर सकते हैं। पूरा एकदम 60 नोट टाइप का आपको उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिएगा। लेक्चर को कई बार देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो उसको मेरे बच्चों ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। साथ ही ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक कर, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।